जय हिंद दोस्तों। अ, रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग ये हम लोग लूसेंट का जो बुक है वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेटेस्ट एडिशन है 2025 का। अगर आपको वो लगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये लेटेस्ट एडिशन 2025 का है। एक मिनट, आप ये देख सकते हैं, ये लेटेस्ट एडिशन 2025 का है। ये 18वां संस्करण है। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोग मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो और ये आपका जो दरोगा का एग्ज़ाम है, दरोगा एग्ज़ाम कहिए, CGL 4 कहिए, फिर AEDU कहिए, या फिर SSC जो 12th बेसिस पे है, 12th लेवल पे है, ये चार एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी को इसको शुरू करते हैं। कहाँ तक चला गया? एक मिनट समय दीजिएगा। हाँ, चलिए। तो हम लोग कल इसको शुरू किए थे। आज हम लोग को कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एक चीज़ जो है जो कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि किस समय क्या क्या बना था, अगर वो कन्फ्यूजन हो तो। जो कहता है बंगाल का जो गवर्नर था, अगर बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं तो वो रॉबर्ट क्लाइव था, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहें तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग था। हेस्टिंग था अंतिम गवर्नर जनरल। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर से। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से था? 57 से 60 और फिर 65 से 67 तक था। कब था? 57 से 60 और 65 से 67 के बीच में था। इसका क्या था, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाबों के हाथ में थी। तो द्वैध शासन में क्या क्या था कि पैसा की बात हो, सैनिक का बात हो या विदेशी मामले का बात हो, वो कंपनी के पास था। बाकी शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया था के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। तो कहता देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यहाँ से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। तो ये द्वैध शासन के जनक कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में समस्त क्षेत्र में दो उप दीवान, बंगाल के लिए राजा मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति किया। तो ये यही सवाल यहीं पे बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव में कहता है कि दो उप दीवान बनाए, तो बंगाल के लिए किसको बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को। और कहता है अगर बिहार की बात कर दे तो बिहार के लिए राजा सिताब राय को बनाया गया। ठीक है, राजा सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने कहता है जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र बनाने के लिए तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया था। तथा रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बोला था? जेम्स रेनेल को। किसको बोला था? जेम्स रेनेल जी हैं, जिस रेल को कहता हिंदुस्तान का मानचित्र बनाने के लिए बोला। कब? 1767 में। कब कहा? 1767 में कहा था। कहता है कि जिसने बंगाल एटलस 1779 में चित्रित किया गया जिसे। और जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी माना जाता है। तो जेम्स रेनेल को, तो जो भारतीय भूगोल का पिता कैसे माना जाता है? तो जेम्स रेनेल को किसको माना जाता है? जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता माना जाता है। इसने भारत का मानचित्र बनाया था। अन्य गवर्नर कहता बरेलास्ट और कार्टियर और वॉरेन हेस्टिंग रहे हैं इसमें। तो इसके और गवर्नर कौन कौन रहे हैं? तो बरेलास्ट रहे हैं 67 से 69 तक में, कार्टियर रहे, और अंतिम कौन रहे? तो वॉरेन हेस्टिंग रहे हैं। तो जैसे हम आपको बताए थे, अंतिम में कौन रहे? वॉरेन हेस्टिंग। और इसका काल कहाँ रहा? 1772 से 1774 तक में। और फिर अब ये जो गवर्नर है, अब ये गवर्नर जनरल बन जाता है। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हो जाता है। तो फिर क्या रहता है कि इसी के बाद फिर कहता है कि जो गवर्नर है उसको ये गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बदलाव किया गया। तो ये 1765 में था, ये क्लाइव था, और उसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें क्या था? गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास और बम्बई मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने, जो 1774 से 1785 11 साल के लिए थे। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, क्लर्क के रूप में, और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना।
तो कहता है कि ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वहां से कंपनी का गवर्नर जनरल बनने लगा, और ये गवर्नर जनरल जो है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग का काल। देखिए, इसके वॉरेन हेस्टिंग के काल के बारे में पढ़ना है। ये बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में देखिए। कहता है इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहता है कलकत्ता लेके आया। जब ये वॉरेन हेस्टिंग बना तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल को, अब देखिए इसको कहानी की तरह समझने की कोशिश कीजिए। जब ये अब 1773 का रेगुलेटिंग आता था, इसमें क्या था, बंगाल को पूरा पावर दिया जाता है, बंगाल को पावर ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर में बम्बई और मद्रास को क्या इसके अंडर में कर दिया। पावरफुल कौन बन गया, बंगाल बन गया। तो इसीलिए तो राजकोषीय कोषागार है, मुर्शिदाबाद से इसको कहाँ लेके आ गया, कलकत्ता लेके आ गया। मुर्शिदाबाद जो पैसा की बातचीत था वो कहाँ लेके आ गया, कलकत्ता लेके आ गया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किया। किसने करवाया, तो वॉरेन हेस्टिंग आया। तो आप ये देखिए कि अब इसको इतना समझिए कि जो वॉरेन हेस्टिंग आता है वो बंगाल को पूरा पावरफुल बना रहा है। एक तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल को पावरफुल बना दिया गया, तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लेके आ गया। फिर प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की भी स्थापना किया जाने लगा। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। निजाम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता, निजाम द्वारा नियुक्त जो दरोगा होता था वो अदालत की अध्यक्षता करता था। कहता है कि दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश, दीवानी अदालत होता था। ये फौजदारी में कौन, दरोगा होता था जो कि अध्यक्षता करता था फौजदारी में। वही अगर दीवानी अदालत की बात करते तो उसमें कौन, मुख्य कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश होता। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। जो जिला फौजदारी अदालत होता था वो एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था, मुफ्ती और काजी। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्यभार देख रेख करता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलेक्टर कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का दो सदस्य रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। तो होता है कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत बनाया गया और एक सदर फौजदारी बनाया गया, और इसके कलकत्ता काउंसिल के सभापति उस काउंसिल के दो सदस्य रायन और मूर्ख कानून को सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और तीन मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अस्पताल भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में, दीवानी में कहता है कि हिंदुओं के संबंध में कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू जाता था, जबकि फौजदारी मुकाबले में मुस्लिम कानून को लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। बात करें तो अगर दीवानी की बात हो रहा है तो इसमें हिंदू के लिए हिंदू कानून था और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून था। लेकिन अगर फौजदारी की बात हो जाए तो फौजदारी में सिर्फ क्या था, मुस्लिम कानून था। फौजदारी में क्या था, सिर्फ मुस्लिम कानून था। 1772 के 1772 के कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खां और सादा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया था। तो कहता है कि इसको राजा सिताब राय, और इसको हटाया किसने, तो इसको पहले लाया कौन था, तो ये लाने वाला कौन था, इसको लाने वाला सिताब राय को, और ये इसको लाने वाला कौन था, ये क्लाइव लेकर आया था। क्लाइव लेकर आया था और उसको हटाया कौन है, तो कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने हटाया, कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को क्या कहते हैं, पद से हटा दिया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति को लागू की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नई भू राजस्व पद्धति को लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी प्रथा किसने लाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक राजस्व, उद्देश्य क्या था, मुख्य आदेश अधिक राजस्व वसूलना था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली करने का अधिकार दिया गया। तो ये इजारेदारी प्रथा कौन लाया, वॉरेन हेस्टिंग लाया। कब लाया, 1772 में लाया। और कहता है कि इसमें उद्देश्य क्या था, अधिक राजस्व वसूलना था, 5 वर्षीय ठेका था और उच्चतम बोली लगाने वाले को अधिकार दिया गया। कहता है हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका मिर्जापुर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया। 1775 में
1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद तथा एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने तथा 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम विल्किंस ने 1785 में, और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ये किया गया, तो ये करवाने वाला कौन था, तथा इसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये वॉरेन हेस्टिंग सब काम कर रहा है। तो जो ये वॉरेन हेस्टिंग है, इसने क्या करवाया, विलियम विल्किंस के द्वारा 1785 में गीता को कथा के अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। फिर 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ द जेंट लॉज नाम से हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी व अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। किसने बनाया, हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। इसके पश्चात कि 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने भारतीय प्राचीन इतिहास तथा संस्कृत के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो कहता है किसने किया, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने किया। ये 1784 में किया गया। तो अब ये देखिए कि कलकत्ता में एक मदरसा किसने बनवाया, हेस्टिंग्स ने बनवाया। तो कहता है कि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कि कब किया है, 1784 ईस्वी में कराया गया। 1791 में विलियम रेजिडेंस जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो 1791 में क्या हुआ, किसने, जोनाथन डंकन ने बनारस में, कहाँ, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया जी, तो कहता है कि जोनाथन डंकन ने किया। जोनाथन डंकन ने बनारस में किया, 1791 में किया। 1804 में कहता है कि 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुआ था। तो होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता कहाँ हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हुआ कब, 1784 में। कब हुआ, 1784 में। फिर 1804, 20 साल बाद, कितने साल बाद, 20 साल बाद 1804 में हुआ एशियाटिक सोसाइटी बम्बई में। समझ रहे, 1784 से 20 साल बाद 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हुआ। और 1823 में लंदन में, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसके मुगल साम्राज्य को मिलने वाला 26 लाख वार्षिक पेंशन को बंद करवा दी। तो होता है 26 लाख जो मुगल सम्राट को पेंशन दिया जाता था उसको बंद करवा दिया। किसने बंद करवाया, तो हेस्टिंग्स ने बंद करवाया। तो हेस्टिंग ने कहता है कि पेंशन को बंद करवा दिया, 26 लाख रुपए का जो पेंशन था। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने किया था। तो 1780 में कहता है कि 1780 ईस्वी में पहला प्रकाशन समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया जेम्स हिक्की ने। और किसके शासनकाल में, तो हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके, हेस्टिंग के, जो ये हेस्टिंग जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था तब ये चीज किया गया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कहता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, कहाँ हुआ, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ था, जिसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, अंग्रेजी कानून था। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। तो हेस्टिंग्स ने क्या किया था, एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार था जिस पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करने और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। कहता अलग कानून के लिए 1775 में कहता है कि एन वी हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली थी। कहता है कि जब 1775 में क्या किया गया कि जब अलग अलग तरह का भिन्नता के रहने का 1775 में 11 पंडितों से एक कानून बनाने के लिए तैयार रेडी किया गया। और एन वी हॉलहेड ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। एन वी हॉलहेड ने 78 में क्या कर दिया गया कि मुस्लिमों के लिए भी एक संहिता का तैयार कर लिया गया, यूरोपीय न्यायाधीशों के द्वारा मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता तैयार कर लिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अब ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है, 1775 से 1782 के इसमें हुआ है, 1775-1782 में हुआ है। एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर युद्ध क्या होता है, 80 से 84 के बीच में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा 75 से 82 के बीच में हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ 80 से 84 के बीच में हुआ था।
लड़ गए। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो सालाबाई की संधि 1782 में हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा संपन्न हुआ। और इसी में कहता है कि वो जो ये मैसूर का वो कौन था शासक जिसके निजामुल मुल्क की वो हो जाती है, हत्या हो जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 का, इस एक्शन के तहत ब्रिटिश भारत में प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। तो बताया 1784 में क्या हुआ था कि भारत में प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई। ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था कब लगे थे? 1784 में किया गया था। इसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। ये दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को हाफ लोफ सिस्टम कहा गया है। हाफ लोफ सिस्टम कहा गया। तो 1784 में की एक लाया था ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था। एक कंपनी के डायरेक्टर होते थे और कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। डायरेक्टर जो था वो राजस्व को देखता था, डायरेक्टर था राजस्व देखता था, और कंट्रोलर था वो प्रशासन देखता था। ठीक है। इसी के काल में 1772 में कहता है कि 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ? 1772 में हुआ है। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। तो हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान को हिसाब को देखने के लिए राय रायन की नियुक्ति की थी। भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ, 1772 में हुआ। और हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के लिए क्या कहता है? एक राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र कहता राज वल्लभ था। तो कहता है कि जो ये राय रायन की जो पद बनाया गया हेस्टिंग के द्वारा, तो इस पद पर पहला भारतीय कौन बैठा? तो कहता है पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र का नाम राज वल्लभ था। दुर्लभ राय का पुत्र का नाम क्या था? राज वल्लभ, जो कि इस पद पे बैठा था। कौन बैठा था? तो राज वल्लभ बैठा था राय रायन की चेयर पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड मर्के ने उस पर बंगाल का शासन नहीं चलाने का आरोप लगाया। और आरोप के आधार पर उस ब्रिटिश संसद से महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। पता है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध में इस्तीफा दे दिया, जब इसका विरोध हो रहा था तो वो इस्तीफा देके इंग्लैंड जाता है 85 में। और वहां पे एडवर्ड बर्के ने किसने करता है इस पे? एडवर्ड बर्के ने कौन करता है? एडवर्ड बर्के ने इस पर कहता है कि आरोप लगाता है और उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। यह मुकदमा 1788 में शुरू तो हुआ, 7 वर्षों तक चला और अंततः 1795 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वॉरेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन ये सुसाइड कर लेता है, ये आत्महत्या कर लेता है। ये वॉरेन हेस्टिंग है वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। हम्म तथा 1786 में वॉरेन हेस्टिंग के जाने के पश्चात परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसमें एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसके कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। तो होता है कि जब 1786 में मुख्य सरिस्तादार बनाया गया था परिषद का पुनर्गठन करके, और इसमें प्रथम व्यक्ति हुआ कौन था? जेम्स ग्रांट की नियुक्ति हुई थी। किसका हुआ था? जेम्स ग्रांट की नियुक्ति हुई थी। जेम्स ग्रांट की नियुक्ति हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किसे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सर जॉन मैकफरसन सर जॉन मैकफरसन आया है, 85 से 86 के बीच में था। इससे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आता है? कॉर्नवालिस आता है, जो कि 86 से 93 और फिर 1805 में भी आता है। 86 से 93, उसके बाद 1805 में आता है। इसके समय में जिले में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। तो कहता है कि कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया। और कहता है कि इसे सिविल सेवा का जनक या पिता भी कहता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है सिविल सेवा का जनक या पिता। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कहता है इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें बंगाल के लिए 3 और एक बिहार के लिए नियुक्त की। कहता है कि इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। इसने कहता है कि भारतीय न्यायाधीशों की युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। जो जिला फौजदारी अदालत बनाया गया था
उसको समाप्त कर दिया गया। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में सब किया गया था, तो उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें बनाई गई, जो 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए था। 1792 में कहता है कि कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। 1700 किसने किया, दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। तो 1792 में कब शुरुआत की, 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। तो कहता है कि दरोगा जी कान पकड़ के थाना में लेके जाएंगे। ये याद रखिएगा, तो दरोगा जी क्या करते हैं, कान पकड़ के थाना में लेके जाते हैं। दरोगा प्रणाली की शुरुआत किसने किया, कॉर्नवालिस ने किया। कब किया, 1792 में। तो कॉर्नवालिस ने दोनों कान को, 1792 में है तो दोनों कान पकड़ के लेके गए थे। तो 92 का कहता है दोनों कान पकड़ के दरोगा जी थाना लेके जाते हैं। कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। जो कॉर्नवालिस कोड जो लाया गया था वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रहण अभिकर्ता बना दिया गया। तो 1793 में क्या कर दिया गया कि 1793 में कहता जिला कलेक्टर था, उसको शक्तियों से सब जो शक्ति दे दिया गया था वो सब उससे वंचित कर दिया गया और उसको केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किया गया, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किया गया इसमें, ठीक है। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है, तो कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस व्यक्तिगत प्रतिबंध लगा देगा। जिला में पुलिस थाना की स्थापना, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। जिला में पुलिस थाना, पहले जिला में एक पुलिस थाना होता था और उसको एक दरोगा का इसका इंचार्ज बनाया गया। दरोगा पद का वो जनक कौन है, तो दरोगा पद कौन बनाया, पद बनाया कॉर्नवालिस ने। इवन सिविल सेवा का जनक या पिता भी इसी को कहा जाता है। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। तो इजारेदारी प्रथा कौन लाया था, इजारेदारी प्रथा लाने वाला था आपका ये, इजारेदारी प्रथा जो लाया गया था, कहीं पे था ना, इसमें हम लोग पढ़े ना अभी इजारेदारी प्रथा के बारे में, कहीं पे तभी पढ़े थे, इजारेदारी प्रथा लेके आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ देखिए यहाँ, तो इजारेदारी प्रथा लेके आया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स आया था 1772 में। और जब ये कॉर्नवालिस आते हैं तो 1772 का 1793 में, तो लगभग 21 साल बाद। तो कहता है कि 1772 में वो लाते हैं, कब लाते हैं, 1772 में लाते हैं। और ये 21 साल बाद 1793 में क्या करते हैं, वो अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति को लाते हैं, ठीक है। जिसमें जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, कहता है 11/10 भाग होता है, 90% कंपनी के तथा तथा 10%, 1/10 भाग अपने पास रखना होता था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अगर अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाया कौन था, तो योजना बनाने वाले कौन थे, तो जॉन शोर थे। और लागू किस कौन किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त लाया था कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त लाने वाला कौन है, तो कॉर्नवालिस लाए थे। कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले कौन थे, कॉर्नवालिस। और जॉन शोर ने इसको बनाया था। यह योजना बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में कहाँ का हुआ, तो देखिए अगर मैप के थ्रू में समझिए तो थोड़ा थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहेगा। मैप बनाइए। हाँ तो कहाँ कहाँ था, तो ये बंगाल में था, ठीक है। बिहार में था, बिहार, ये बंगाल, ये बिहार हो गया, फिर यहीं पे उड़ीसा हो गया, यहाँ पे बनारस हो गया और फिर नीचे मद्रास हो गया। तो ये इस पार्ट में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और इसमें जमींदारी भू राजस्व को तय तर करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदारों को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य तो व्यवस्था रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भी थी। तो ये चीजें जो था कि वो समझ गए आप। तो ये आपका था, जो ये स्थायी बंदोबस्त था, ये आपको बिहार, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और नीचे यहाँ पे आ गया आपका ये मद्रास हो गया। तो कहता है कि ये ठीक है, इसमें कहता दो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी थी। अगर आप इसको चाहते हैं कि तीनों को हम बता दें तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, तीनों आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। कहता अगर अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया, तो 1793 में लाया गया। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। ये कितने परसेंट पे था, तो कहता है कि 19% क्षेत्र पे था। क्षेत्र कितना था इसका, 19% क्षेत्र था। और कहता है कि जमीन का मालिकाना हक किसका होता था, तो मालिकाना हक किसका होता था, तो मालिकाना हक होता था जमींदारों का होता था। मालिकाना हक जमींदारों को होता था। टाइम पे अगर टैक्स नहीं देते इससे जमींदारी हक छीन लिया जाता था, ठीक है। और ये इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग रैयतवाड़ी पे आते हैं। तो ये
रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया था? तो ये आपका रैयतवाड़ी 1820 में लाया। रैयतवाड़ी कब आया था? 1820 में आया था रैयतवाड़ी, यहाँ लिख दीजिए। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई, ये रैयतवाड़ी की बात कर रहे हैं। रैयतवाड़ी लाया कब? 1820 में लाया गया। इसको सूर्यास्त कानून कहा जाता था। इसको क्या कहता था? सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून कहा जाता था। और इसकी बात कर ले तो इसको लाने वाला कौन था रैयतवाड़ी को? सॉरी, सूर्यास्त कानून इसको नहीं कहते थे। सूर्यास्त कानून, इसको अस्थाई बंदों को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। हम्म। और ये रैयत बाड़ी बाड़ी लाया गया था ये मुनरो के द्वारा। कौन? टॉमस मुनरो ने लाया था इसको। किसने लाया था? मुनरो ने, टॉमस मुनरो ने इसको लाया। ठीक है। और 1820 में ये 51% क्षेत्र पे था। कितने परसेंट क्षेत्र था? 51% क्षेत्र पे था। और मालिकाना हक इसका किसान को ही था। इसमें अगर मालिकाना हक की बात करें, मालिकाना हक जो था वो किसका था? किसानों को था। किसानों को मालिकाना हक था। और जो इसमें टैक्स जो लगभग 35 से 55% तक टैक्स देना पड़ता था। कितना? 35 से 55% तक टैक्स देना पड़ता था। इसमें तो आपको पता है कि लगभग 11, ये इसका टैक्स का ये कहता है कि 11 में से 10 भाग अपने पास रखता था, और एक 10 भाग सरकार को देता था, और एक भाग अपने पास रखता था। और रैयतवाड़ी के बाद आता है महालवाड़ी। अब आता है महालवाड़ी। महालवाड़ी के बारे में पढ़िए। महालवाड़ी कब लाया गया था? तो ये लाया गया था, महालवाड़ी आपको लाया गया 1883 में। महालवाड़ी विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके लाया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। और विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। अच्छा, रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ था? तो ये था आपका आसाम में था, ये मद्रास में था, और मुंबई में था। लगभग कितना? 51% क्षेत्र में था। और ये महालवाड़ी कितने परसेंट क्षेत्र में था? तो ये लगभग 30% क्षेत्र में था। कितना? 30% क्षेत्र पे था। ठीक है। और इसमें ये था कि मालिकाना हक गांव का होता था इसमें। अगर मालिकाना मालिकाना हक की बात कर रहे तो किसको होता था? गांव को मालिकाना हक होता था। और ये 30% क्षेत्र में था, और लगभग 60% टैक्स देना पड़ता था। 60% टैक्स देना पड़ता था। अब एक जो है देखिए, सॉरी, सबसे कठोर कानून कौन था? तो सबसे कठोर की बात करते हैं। सबसे कठोर कानून कौन था? तो ये अस्थाई बंदोबस्त था, क्योंकि सूर्यास्त नियम कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त था वो सबसे, बंदोबस्त सबसे कठोर था। सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन था? सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात कर दे, सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन आपको दिखा? तो रैयतवाड़ी था। सर्वाधिक पे कौन था? रैयतवाड़ी, जो कि ये कितने परसेंट पे क्षेत्र पे था? 51, लगभग 51% क्षेत्र पे था। और अगर सर्वाधिक टैक्स की बात कर दें, सर्वाधिक टैक्स की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक टैक्स किस में था? ये महालवाड़ी में था। ये पूरा इसका निचोड़ हो गया। समझ गए? इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए, अच्छा हो यहाँ पे चीज़ दिया हुआ तो है ही। चलिए ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखिए क्या क्या लिखा है। कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगाने वाला समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कहता भारत में कहता 51% भूमि आई। भारत की भूमि 51% थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू 12 महर जिले से पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। अच्छा, पहली बार जो लागू किया गया था कर्नल रीड के द्वारा किया था। कब? 1792 में। अच्छा, ये देखिएगा, वो जो रैयतवाड़ी कब लाया गया था? तो रैयतवाड़ी लाया गया था आपका कब? अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था 1793 में। रैयतवाड़ी कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। और ये उससे पहले ही किया गया था, 1792 में ही किया गया था, 12 महर जिले में कर्नल रीड के द्वारा। रीड के द्वारा रैयतवाड़ी कहता है कि 1820 में इसे सुचारू रूप से व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। 1820 में। और सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। देखिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह अर्थव्यवस्था बंगाल में, बम्बई में भी लागू कर दी गई। और 58 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों पर लागू कर दिया गया। मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? कहता है कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। तो रैयतवाड़ी में क्या था? रैयतवाड़ी में मालिकाना हक किसानों को था। देखिए, मालिकाना हक किसानों को था, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें वो भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी नहीं होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का हाफ, 1/2 भाग देना पड़ता था, जो कि धन के रूप में देना पड़ता था। धन के रूप में देना पड़ता था। तो 35 से 55% था ना जी, तो लगभग हाफ पर 50% देना पड़ता था। बात आता है महालवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। तो आता है महाल शब्द से अर्थ है जागीर अथवा गांव। महालवाड़ी में गांव की बात हो जाता है। तथा इस पद्धति में सरकार को राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया जाता था, बल्कि गांव के जगीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का अधिकार बनाया गया।
1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और कुछ भाग तत्कालीन संपूर्ण पंजाब पर भी लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का उपयोग किया गया। तो कहता है कि पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का उपयोग किया गया। किसके लिए? तो महालवाड़ी के लिए। तो महालवाड़ी के लिए क्या किया गया कि लगान लगाने के लिए मानचित्रों का उपयोग किया गया मालवाड़ी के लिए। कहता है कि इस व्यवस्था को जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हैं। तो महालवाड़ी के लिए कौन जन्मदाता कौन है? तो महालवाड़ी के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हैं। कौन है? हॉल्ट मैकेंजी जन्मदाता हैं। ठीक है। इसके जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हैं। इसके जन्मदाता कौन थे जी? जॉन शोर थे। स्थायी बंदोबस्त के कौन थे? जॉन शोर थे। इसके जॉन मैकेंजी हैं। 1833 में मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन ने बंदोबस्त के ये अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई और प्रारंभ में इस व्यवस्था को उत्पादन के 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर एक कहता है कि 1% यानी 50% कर दिया गया। तो बाकी यहाँ पे देखिए कहता है कि क्षेत्रफल 19, जमींदारी 19% पे था, रैयतवाड़ी 51% पे था, महालवाड़ी 30% पे था। कहता है कि पक्ष जमींदार होते थे, रैयतवाड़ी में किसान थे, अब महालवाड़ी में गांव का मुखिया या लंबरदार होता था। योजना किसके है? तो कॉर्नवालिस से जॉन शोर के द्वारा लाया गया था। रैयतवाड़ी रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। और महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, जो कि बाद में विलियम बेंटिक ने 1883 में इसको लागू किया। और ये 30% क्षेत्र पे था और इसमें टैक्स लगभग 60% था, लगभग 50 to 60% था। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो कहता है कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसको कहता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सर जॉन शोर 1793 से लेके 1798 तक में। सर जॉन शोर के बारे में पढ़िए क्या है। कॉर्नवालिस के बाद आते हैं सर जॉन शोर। कहता है इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई सर जॉन शोर ने। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल में नियत 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। तो कहता है कि अगर नवजात कन्या की हत्या कर देते हैं आप, तो बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित किया गया। का सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के कार्यकाल में ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। फिर उसके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड वेलेजली आते हैं। कौन आते हैं? लॉर्ड वेलेजली। इसने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की 1798 से लेकर 1805 तक में। कौन आते हैं? लॉर्ड वेलेजली आते हैं। सहायक संधि लाई। कहता है भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। कहता है कि सहायक संधि का जो शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था 1798 में। लेकिन इससे पूर्व कौन कर रहा था? तो पूर्व फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में। सबसे पहले कौन किया? हैदराबाद 1798 में। उसके बाद आता है हैदराबाद के कौन आता है? मैसूर 1799 में। तंजौर कहता है कि अक्टूबर 1799 में। अवध 1801 में। अवध 1801 में। पेशवा दिसंबर 1802 में। बरार और भोंसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। जोधपुर 1818 में। सबसे लास्ट में भरतपुर था 1818 में। जयपुर 1818 में। बूंदी 1818 में। तो आपको तीन चार को याद रखना। सबसे पहला कौन था? हैदराबाद 1799 में। उसके बाद कौन आया? मैसूर आया 1799 में। हैदराबाद के बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर 1799 में तंजौर आया। फिर अवध 1808 में। अब 1801 में कौन हुआ था? अवध हुआ था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकरों ने। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर 1799 में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 में कहता नियम 3 के अंतर्गत शिशु बद्ध की हत्या बाकी तरह मनाते हुए दंड का प्रावधान किया गया था, नियम 3 के अनुसार। इसने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो फोर्ट विलियम वेलेजली ने किया था। फोर्ट विलियम तो ताकि लॉर्ड वेलेजली ने किसने? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहता है युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए 1854 तक चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी और में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासनीय अधिकारी को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। पता है कि कब? 1806 में। पता है कि जब जो वहां से जो शासन करने के लिए अंग्रेज आ रहे थे, तो उसको भारत के हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी बोलने आना चाहिए, हिंदी खासकर। तो अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए
इंग्लैंड में हेलेबरी में, कहाँ, इंग्लैंड के हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया जहाँ पे 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था। स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था ये। बेलेजली का बंगाल का शेर कहता था। कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ, परंतु सिर घिस की मृत्यु हो जाती है। फिर सर जॉन बोरलो आते हैं, 5 से 7 तक रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1860 से 1813 तक आता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके काल में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि होती है, और जिसको चार्ल्स मेटकॉफ की मध्यस्थता में, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पारित होता है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन काल में पारित होता है। और ये लॉर्ड मिंटो प्रथम जो था ये 1807 से लेके 1813 तक में था। और ये रंजीत सिंह का जो अंग्रेजों के बीच में जो 25 अप्रैल 1809 में कब हुआ था, 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। और अमृतसर की संधि जो हुआ था वो चार्ल्स मेटकॉफ के बीच का कारण हुआ था, और उसमें कौन था, लॉर्ड मिंटो प्रथम था। एक तो कि एक मिंटो जो आता है वो लगभग आपका 1909 का जो आपका अधिनियम पारित होता है उसमें कौन था, कि मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहता है। मार्ले मिंटो सुधार उसी को कहा जाता है ना। तो मार्ले को मिंटो उस समय भी था, उस समय भी मिंटो था। आपको 1909 के समय में भी, और एक यहाँ पे भी मिंटो है। मिटकॉफ की संधि होती है, और चार्टर एक्ट भी पारित होता है। 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के समय में होता है। उसके बाद आते हैं कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। कौन आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। हम्म। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखिए क्या है, कहता है 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। तथा इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में होता है। और जिसको ये संगोल की संधि से समाप्त होता है। ये कब होता है, संगोल की संधि से समाप्त होता है ये। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में संगोली की संधि होती है। कब होता है, तो संगोली की संधि कब होती है, तो संगोल की संधि होता है आपका 1816 में। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है, 1814 से 16 तक में होता है। संगोल की संधि कब होती है, तो 1816 में संगोल की संधि हो जाती है। इस आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत होता है। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। तो पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था, पिंडारियों का दमन हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। तो आप ये क्या देखें, लॉर्ड वेलेजली कब से था, ये वो देखिए। लॉर्ड वेलेजली था 1798 से 1805। उसके बाद वेलेजली के बाद आपके आते हैं कौन, वेलेजली के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम आ रहे हैं, फिर लॉर्ड हेस्टिंग आ जाते हैं 1813 से 28 तक में। फिर आपके विलियम बेंटिक आएंगे, फिर वो आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, अथी डलहौजी आएगा। ठीक है। पिंडारियों का दमन होता है किसके, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में होता है। पिंडारियों के प्रमुख नेता में बासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। चीतू और करीम, पिंडारियों का नेता कौन थे, बासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कौन किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बताया कि मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शक के नियम बनाए। तो बताया कि इसने क्या किया कि अ, प्रेस पर लगे जो 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 प्रतिबंध था, प्रेस पे जो लगे प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, और उसके लिए नया मार्गदर्शक का नियम बनाया। इसी के समय में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया 1822 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हमेशा पूछता है कि टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में किया गया। और किसके शासन काल में किया गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में किया गया था। तो हेस्टिंग के काल में अच्छा अच्छा काम हुआ है। 1813 से नेपाल का युद्ध हुआ, संगोल की संधि हुई, पिंडारियों का दमन किया, फिर मराठा की शक्ति को खत्म किया हेस्टिंग्स ने। टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1822 में पारित हुआ है। और कहता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी लगाने वाला भी हेस्टिंग्स था। और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए भी, जब 1813 का अधिनियम जो आया था, तो शिक्षा पर वो खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया ये खर्च किया था। लॉर्ड एम्स्टम एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़िए क्या है। होता है कि इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के बीच में। और इसमें 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यांडाम्बू की संधि, बर्मा और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, यांडबू की संधि हुई थी। नेपाल में संगोल की संधि हुआ था, लेकिन अगर बर्मा और अंग्रेजों के बीच में किसकी संधि हुई थी, तो यांडबू की संधि हुई थी कब, 1826 में।
बैरकपुर में सैन्य विद्रोह इसी के काल में हुआ था, 1824 के 1824 में जो बैरकपुर का जो बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था, किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 28 से 35 तक आते हैं। 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या क्या किए थे। तो होता है कि 1803 में यह मद्रास के गवर्नर था। इसी के काल में समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने व कानों में बालियां न पहनने के पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो जब ये मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो कहता है कि कानों में बालियां न पहनने और बेलोर देने पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कहा हुआ मद्रास का गवर्नर था तब, और बेलोर के सैनिकों ने किया था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। ये 1828 से 35 तक था, और 33 में आता है चार्टर एक्ट आता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। तो आपको पढ़े पढ़ा दिए हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के अंतर्गत विधवाओं को सती होने से अवैध घोषित कर दिया गया। 1829 में तो सती प्रथा भी खत्म किया, ठगी प्रथा भी खत्म करता है, शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो ये थोड़ा अच्छा काम किया है। तो सती प्रथा कब खत्म किया? सती प्रथा कब खत्म किया? 1829 में किया सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने किया। अकबर और मराठाओं पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। किसने किया था? अकबर भी था और मराठा पेशवाओं ने भी प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, और ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग जो थे देवी काली की पूजा करते थे। तो कहता है कि बेंटिंग ने किसके सहायता से? था कर्नल स्लीमैन की सहायता से। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में कहता है ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 35 में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 में कब? कहता है कल बेंटिंग ने कलकत्ता में किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कब किया? 1835 ईस्वी में। 1835 में कहता है मेडिकल कॉलेज बनाया। किसने क्या बनाया? मेडिकल कॉलेज बनाया। किसने बनवाया? तो बेंटिंग ने बनवाया। बेंटिंग ने बनवाया। इसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर इसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों को कोडीकरण का प्रयास किया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। किसने बनाया जी? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया बेंटिंग ने बनवाया। किसके अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर बेंटिंग ने बनवाया। और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन के कौन थे? लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन था? मैकाले था, जिसका विधि आयोग भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 के भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, तथा भारतीय शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ 1835 से माना जाता है। कब से? 1835 से माना जाता है। सो मैकाले का कार्यवृत्त भी कहा जाता है। मैकाले का कार्यवृत्त भी कहा जाता है। बेंटिंग ने 1831 में मैसूर और 34 में कूर्ग एवं मध्य चक्रोर को हड़प लिया था। भारतों में उत्तरदायी कहता है कि इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। तो भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किसने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। इसके समय भारत में प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसमें 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। बताया कि भारतीयों को जो उच्चतम पद दिया गया था उसका नाम क्या था? सदर अमीन। तो कहता है कि भारतीयों को जो उच्च पद प्रदान दिया गया था उसका नाम क्या? सदर अमीन नाम था। इसके समय कंपनी ने 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया और निश्चित किया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी में सेवा में प्रवेश करने पर रोक नहीं लगाया जाएगा। तो सेवा में रोक नहीं लगाया जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट में लाया गया था। और लाया कौन था? तो कहता है कि बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगाया। तो क्या क्या पर रोक लगाया? सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु हत्या पर भी लगाया। फिर चार्ल्स मेटकॉफ आता है। मेटकॉफ 1835 से 36 के बीच में रहता है। मेटकॉफ कहता है कि ये मेटकॉफ को कहता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अपने एक काल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का हमको दीजिए, मुंह दर्द कर गया बोलते बोलते। चार्ज लगा देते हैं इसको।
चलिए आगे शुरू करते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो लॉर्ड ऑकलैंड है, ये 1836 से 1842 तक में थे। इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खां को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, और जो ब्रिटिश समर्थक था। तो अफगानिस्तान में दोस्त जो मोहम्मद खां को हटाकर शाह शुजा को लाने की कोशिश की। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का कारण बना था, और जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ। इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म कर दिया गया। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। तो पता है किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के कारण जो था, ये इसी के कारण था, जो कि बहुत बड़ी विफलता हुई थी। शाह शुजा को गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे। तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया लॉर्ड ऑकलैंड ने। ऑकलैंड ने कहता तीर्थ यात्रा करने के लिए हटा दिया। फिर कहता धार्मिक निधियों पर नियंत्रण खत्म कर दिया गया। और 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक के ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। तो ट्रक ग्रैंड ट्रंक रोड, रोड कहाँ पे होता है, तो लैंड पे ही होता है ना, जमीन पे। लैंड मतलब जमीन पे होता है। तो रोड को किसने किया, तो ऑकलैंड ने किया। किसने किया, ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत करवाई। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी के लिए विदेश जाने के लिए, तो अपना लैंड छोड़कर, अपना लैंड जो आपका जो भारत का जो भूमि है, भारत को भूमि छोड़कर विदेश जाने के लिए, जो है विदेश की भूमि पे जाने के लिए आदेश, जो कि अनुमति किसने दिलवाई, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड एलिनबरो के बारे में पढ़ना है। कहता है कि 42 से 44 तक में, कहता है ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था एलिनबरो के काल में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो समाप्त हुआ एलिनबरो के काल में, और शुरुआत किसके काल में हुआ था, तो शुरुआत हो गया था आपका ऑकलैंड के काल में शुरुआत हुआ था, और एलिनबरो के काल में समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 43 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। नेपियर ने कहा है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के काल में हुआ है। 43 के एक्ट 4 में दासों पर दवा है के लिए नए जन से वंचित किया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुआ है। तो देखिए
तो पहला चीज हुआ है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया? एलिन बेलो ने करवाया। दास प्रथा उन्मूलन एलिन बेलो ने करवाया। और कहता है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? 1843 से हुआ है। वो एलिन बेलो के काल में हुआ। कब हुआ? एलिन बेलो के काल में हुआ है। ठीक है। और यह सिंध विजय ये अफगान युद्ध समाप्त हुआ एलिन बेरो के काल में। और 1843 में सिंध को विजय करके ब्रिटिश साम्राज्य में घुस आया। और नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। तो ये किसके बारे में कह रहा है? एलिन बेरो के काल में, एलिन बेरो के बारे में कह रहा है। लॉर्ड हॉर्डिंग आता है। लॉर्ड हॉर्डिंग कब आता है जी? तो 44 से 48 तक रहता है, लॉर्ड हॉर्डिंग रहता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 45-46 में। इसमें अंग्रेजी विजय हुए थे। और नल बदली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया कौन? हॉर्डिंग ने। हॉल्ट लगाया किसने? कहता है कि हॉर्डिंग ने नल नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो कहता है कि नर बलि जो प्रथा प्रथा था, बलि देने का प्रथा, उसको उस पर हॉल्ट कौन लगाया? तो हॉर्डिंग ने हॉल्ट लगाया। हॉर्डिंग ने हॉल्ट लगाया। फिर आता है डलहौजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी का काल 1848 से लेकर 1856 तक में रहा। 1848 से लेकर 56 तक में रहा है लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में देखिए, ये बहुत सारा काम किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 48 से 49 तक में, ये 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 में किया गया। पंजाब को ब्रिटिश शासन में 1849 में किया गया। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा कौन? डलहौजी भेज दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। कहता है प्रथम युद्ध रामनगर का युद्ध लड़ा गया 1848 में। 16 नवंबर 1848 में रामनगर का युद्ध। कहता है कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरा लगा चिलिया वाला का युद्ध लड़ा गया 1849 में लड़ा गया। चिलिया वाला युद्ध 1849 में, ये भी निर्णय नहीं निकला। तीसरा युद्ध गुजरात का युद्ध हुआ चीनाब नदी के किनारे। कहता है कि ये 12 मार्च 1849 में हुआ। और जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हो गए। तो कहता है कि जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसके अंडर में 3 युद्ध लड़े गए। इसी के अंडर में 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर 1848 में, दूसरा चिलिया वाला 1849 में, और तीसरा गुजरात हुआ वो 1849 में। और सिख बुरी तरह से पराजित हो गए। फिर आता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 52 में। इसमें लोअर बर्मा एवं टीवू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। आंग्ल बर्मा दूसरा युद्ध कब होता है? 1852 में होता है। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 50 में उन पर अधिकार कर लिया। कहता है कि डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। जो सिक्किम जो था, आपका जो सिक्किम था, उस पर अधिकार कौन किया? डलहौजी ने किया। कब किया? 1850 में किया। और कहता है कि अंग्रेजी जो 2 डॉक्टर थे वहां पे, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, ये आरोप लगाकर। 1852 में एक इनामी कमीशन की स्थापना की गई। 52 में एक इनामी कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिगत रहित जागीरों का पता लगाकर उस उन्हें छीनना था। इनामी कमीशन जो था, भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल इसके व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सबसे पहले कौन? सतारा किया गया 1848 में। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत किसका है? डलहौजी का है। मतलब हड़प नीति समझिए। व्यक्तिगत मतलब होता है हड़प की नीति। हड़प नीति किसने किया, शुरुआत किया? तो ये सर्वप्रथम सतारा को लाया गया हड़प नीति में 1848 में। उसके बाद जैतपुर आया, संभलपुर आया उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा में, बघाट हिमाचल प्रदेश में आया, और अंतिम में नागपुर आया था। झांसी कब आया? 1853 में आया। और नागपुर 1854 में आया। तो 48 में सतारा, उसके बाद झांसी 53 में, और नागपुर 54 में, संबलपुर 1849 में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी इस राज्य में विलय कर लिया गया। और उसमें अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो बताया कि 1856 में अवध को कब लाया गया? तो अवध को लाया गया 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। उसमें कौन था? वहाँ वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। 18वीं शताब्दी में अवध का राजा, अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान था। कौन था? सआदत खान था। और वाजिद अली शाह जो अंतिम था, अंतिम नवाब था, उस समय का अंतिम नवाब था। 56 में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ लेके गया। तोप खाने के मुख्यालय कलकत्ता से कहाँ लेके गया?
मेरठ लेके आया और सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया। तो सेना का मुख्यालय कहाँ से स्थापित किया? शिमला। तो ये जो डलहौजी है ये 56 में क्या किया, तो खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ लेके आया और सेना का मुख्यालय शिमला बनाया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने चौवन में वुड्स डिस्पैच को लागू किया, जिसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और लॉर्ड कैनिंग के समय में 57 में 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। तो पता है कि वुड डिस्पैच कब आया? तो वुड डिस्पैच आया 1854 में आया था। किसके काल में आया था? 54 में कौन था? तो डलहौजी था। इसने बताया कि कहता है कि सभी एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खुलेगा, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज रहेंगे। कि जब लॉर्ड कैनिंग आया तो 1857 में, लॉर्ड कैनिंग 1857 में 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित करवाया गया। कब? 1857 में किया गया। एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। रेलवे का जनक माना जाता है डलहौजी को। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई। डलहौजी के काल में, किसके काल में? डलहौजी के काल में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने रेल चलाई गई। 54 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ 1854 में। कहता है कि इसको आधुनिक भारत का परिचय दिया जाए। डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, कहीं पे लिखा होगा। फिर कहता है कि रेल किया, डाक किया, ताड़ किया, पीडब्ल्यूडी भी इसने प्रारंभ किया था। ठीक है। राजहड़ा प्रीति भी इसी का था। आगे देखिए। तो इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने किया था? तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना करने वाला कौन था? यही था। 54 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। लोक लोक सेवा इसका भी शुरुआत किया था। 53 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच में पहली बार बिजली की संचालित तार सेवा भी शुरू की गई। तो क्या क्या शुरू किया? रेल, डाक, तार और पीडब्ल्यूडी। 53 में कहाँ से कहाँ के बीच में किया था? कलकत्ता से आगरा के बीच में 53 में बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की। बिजली से संचालित तार सेवा। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला कौन था? तो डलहौजी था। किसने था? तो डलहौजी। 53 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 53 में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था की गई है, जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखा गया। तो कहता है कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जो रखा गया उसकी उम्र कितना? 18 से 23 वर्ष रखा गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिसने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा को सफलता हासिल की थी। तो जिसके कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब किए थे? 1863 ईस्वी में लंदन में जाके पास किए थे। कहता है 1922 में इलाहाबाद भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1922 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो लंदन में जाके वो सिविल सेवा जीत किए थे और 1922 में इलाहाबाद में कहता है कि और लंदन दोनों जगह पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो नर बलि प्रथा का रोकने का भी प्रयास डलहौजी ने किया था। लॉर्ड कैनिंग आता है 56 से लेकर 62 तक आता है और इसी के काल में, कैनिंग के काल में ही क्या होता है आपका 1857 की क्रांति होती है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश संसद के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 57 की क्रांति, ऐतिहासिक विद्रोह जिसको कहिए। विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण दे दिया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पेश किया गया और इसी वर्ष पारित भी कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार ये 1861 के अधिनियम से किया गया। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पताल को समाप्त कर दिया गया। अतः पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई को एक एक उच्च न्यायालय स्थापना की गई। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इसको समाप्त करके ये आपका
1861 में जो ये पारित किया गया हाई कोर्ट अधिनियम, और उसके तहत में ये कहता है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बनाया गया। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। पता है कि आगरा में 1866 में स्थापित किया गया, उसको 1875 में इलाहाबाद लेकर चलाया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 में कहता है कि कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। कैनिंग के काल में हुआ विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के नियम के विधवा विवाह को वैध करार करते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 56 में पैतृक संपत्ति को संबंधित जो कानून लाया बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कब लाया गया था? 1856 में लाया गया था। और 56 में कौन था उस समय? कैनिंग जी थे। कैनिंग के काल में सब लाया गया। 57 की में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया? 1857 में। जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। तो स्वतंत्रता के बाद में ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1857 में हुआ था, कैनिंग के समय में। महालेखा परीक्षक कैनिंग के समय में। भारत शासन अधिनियम 1858 में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया 1858 में। 57 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा स्थापित हो चुका था। 1857 तक में 63% भूभाग और 78% आबादी पर। हम्म चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1859 में क्या किया गया? अपराध विधान संहिता लागू की गई। अपराध विधान संहिता 1859 में लागू की गई। व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। राज्य विलय की नीति जो डलहौजी लेके आया था, उसको समाप्त कर दिया गया। 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। तो पोर्टफोलियो प्रणाली कब शुरू किया गया था? पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू किया गया 1861 में, और इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। तो कहता है कि पुरातत्व विभाग जो बनाया, किसने बनवाया था? तो कनिंगम ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाया, और कैनिंग की सहायता से बनाया। 1861 में बनाया। कनिंगम ने बनाया, कैनिंग की सहायता से बनाया, और 1861 में बनाया। लॉर्ड एल्गिन के बारे में पढ़िए। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन कौन किया था? एल्गिन ने। बहावी ने एल्गिन को बहावी आंदोलन का दमन एल्गिन ने किया, और 1863 में धर्मशाला हिमाचल में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस आता है उसके बाद। 1965 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण हुआ। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से लॉर्ड लॉरेंस को जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में 86 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 68-69 के बीच भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। तो कहता है हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग। तो अकाल आयोग बनाया किसके समय गया था? तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में बनाया गया था, और अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ प्रारंभ हुआ था। पता है कि 1865 में भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के काल में किया गया था, 1865 में। यहीं तक करने दीजिए, बाकी थोड़ा सा और रह गया है। एक, दो और तीन, थोड़ा सा और है, जो कि कल इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा।